अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन का 1 साल पूरा होने के मौके पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस खास मौके पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में मौजूद रहेंगे, जबकि प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल कार्यक्रम से जुड़ेंगे। इस मौके पर 100 से ज्यादा लोगों को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ दिया जाएगा। भूमि पूजन के 1 साल पूरा होने के मौके पर वहां पूजा का भी कार्यक्रम है, जिसमें मुख्यमंत्री भी हिस्सा लेंगे। आपको बता दें, दोपहर करीब 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल कार्यक्रम से जुड़ेंगे और इस मौके पर छोटे छोटे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। राम जन्मभूमि के पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज मौजूद हैं। महाराज जी, किस तरह से तैयारी है? आप लगातार पूजा करते हैं, 1 साल पूरा होने पे पूजा करते हैं, किस तरह पूजा चलेगी? पूजा बड़े ही शांतिपूर्वक और बहुत ही विस्तृत और सुचारू रूप से चल रहा है। आज जो भी कार्यक्रम यहाँ है वो सब इस प्रकार से है कि योगी आदित्यनाथ जी आज मुख्यमंत्री जी आएंगे और मुख्यमंत्री जी जा करके रामलला का दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद वो कुछ और कार्यक्रम उनका है वो करेंगे। तो रामलला का दर्शन करेंगे तो उनका जो उचित सम्मान होता है वो सम्मान किया जाएगा। पूजा पाठ के अलावा वो निरीक्षण भी करेंगे राम जन्मभूमि का निरीक्षण करेंगे। 5 अगस्त को जो प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन और शिला पूजन किए थे, उस स्थल को भी देखेंगे और उस स्थल पर भी कार्यक्रम हो रहा है और उस कार्यक्रम में भी सम्मिलित होंगे। राजस्थान में भारी बारिश ने लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। बूंदी में 7 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं बाढ़ की वजह से कई गांव पानी में डूब गए और कुछ तटबंध भी पानी के तेज बहाव के आगे नहीं टिक पाए। इसके बाद आसपास के इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लोगों को बचाने के अभियान में जुट गई। यही मंजर राजस्थान के कोटा में देखने को मिला, जहां कई दिन से हो रही लगातार बारिश ने पूरे शहर को तालाब बना दिया। शहर के अधिकतर घरों और दुकानों में पानी भर गया। पूरी की पूरी कॉलोनियां पूरी पानी में डूबी हुई है और हर कोई राहत का इंतजार कर रहा है कि कब उन तक रेस्क्यू टीम पहुंचे। सड़कों पर भी लबालब पानी भर गया, जिससे लोगों के लिए बाहर निकलना भी मुसीबत बन गया। दुकानों में 1-1 फीट पानी घुस चुका है और नाले के अतिक्रमण की वजह से नाला चौक हो चुका है। कोटा से ही एक दूसरी तस्वीर सामने आई, जिसमें नदी में अचानक पानी का बहाव तेज होने की वजह से 5 लोग बीच में ही फंस गए। बाद में एनडीआरएफ के जवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर सभी को बचा लिया। लेकिन हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि हर तरह लोग परेशान हैं। हालांकि राहत बचाव का काम भी तेजी से चल रहा है, लेकिन संकट इतना बड़ा है कि वो नाकाफी साबित हो रहा है। जबकि मुसीबत बढ़ती जा रही है, कोटा में ही एक बस नाले में फंस गई। पानी भरने से सड़क और नाले में अंतर करना मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से कोटा से इटावा जा रही बस पानी के बीच फंस गई। पानी के तेज बहाव की वजह से उसका संतुलन बिगड़ गया और नाले में फंसकर बस बंद हो गई। बताया जा रहा है कि उसमें करीब 40 यात्री सवार थे। प्रशासन ने आनन फानन में खुदाई करने वाली मशीन लाकर बस को बाहर निकालना शुरू किया और यात्रियों को रस्सियों के सहारे पानी से बाहर निकाला। तो वहीं बूंदी में नगर पालिका की दीवार टूटकर गिरने से बड़ा हादसा हो गया। दीवार एक घर पर गिरी, जिसकी वजह से उस घर में सो रहे 7 लोगों की मलबे में दबकर मौत हो गई। टोक्यो ओलंपिक में आज भारत के लिए अहम दिन है। रवि दहिया आज कुश्ती का फाइनल मुकाबला खेलेंगे। 57 किलो वर्ग में रवि दहिया ने सेमीफाइनल में जीत हासिल की। सेमीफाइनल में रवि ने कजाकिस्तान के खिलाड़ी को हराया। दहिया ने सेमीफाइनल में जीत हासिल करके अपना सिल्वर मेडल पक्का किया, जबकि भारत को टोक्यो ओलंपिक में चौथा पदक दिलाया। सुशील कुमार के बाद कुश्ती में सिल्वर मेडल जीतने वाले दहिया दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में रेप और हत्या की शिकार हुई बच्ची के परिवार से मिलने पहुंचे। इस दौरान वहां खूब हंगामा हुआ। वो जिस मंच पर खड़े थे वही मंच गिर गया। दिल्ली के कैंट इलाके से 2 दिन पहले 9 साल की बच्ची की मौत की खबर आई थी, जिसके बाद पुलिस ने रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया। इस बीच नेताओं के पीड़ित बच्ची के परिवार वालों से मिलने का सिलसिला शुरू हो गया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पीड़ित बच्चों के परिवार से मिलने पहुंचे, लेकिन अचानक वो मंच गिर गया, जिस पर अरविंद केजरीवाल और पीड़ित का परिवार खड़ा था। जैसे ही मंच गिरा, केजरीवाल उस पर खड़े दूसरे लोग नीचे गिर गए। ये देखते ही वहां अफरा तफरी मच गई। कुछ देर के लिए कुछ समझ ही नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या। हालांकि लोगों की बातें सुनकर ऐसा लगा कि उन्हें पहले से ही ऐसे हादसे का डर था। केजरीवाल जिस मंच पर खड़े थे उस पर और आसपास लोगों की भारी भीड़ दिखी। लोग ज्यादा थे, लिहाजा शोर भी हुआ। नौबत यह आ गई कि केजरीवाल लोगों से अपनी बात तक नहीं कह पाए।
थोड़ी देर बाद जब वो बोलने लगे तो मंच गिर गया। हालांकि बाद में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए पीड़ित के परिवार को मुआवजा देने का ऐलान किया। दिल्ली सरकार परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। इसमें हम मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे। केजरीवाल से पहले राहुल गांधी भी वहां पहुंचे, जिन्होंने पीड़ित के परिवार से मुलाकात के बाद एक ट्वीट करते हुए पीड़ित बच्ची को न्याय देने की मांग की, जिसके बाद वो विरोधियों के निशाने पर आ गए। राहुल गांधी पीड़ित के परिवार से मिलने सुबह सुबह पहुंचे और उनसे उसी मंच पर मिले जहां केजरीवाल मिले थे। उन्होंने पीड़ित के परिवार से कुछ देर तक बात की और उसके पिता को गले भी लगाया। वहां से जाने से पहले उन्होंने वादा किया कि वो पीड़ित के परिवार को न्याय दिलाने में मदद करेंगे। जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक राहुल गांधी उनके साथ खड़ा है और 1 इंच पीछे नहीं हटने वाला है। उन्होंने एक ट्वीट भी किया और देश की बेटी को न्याय दिलाने के रास्ते पर चलने की बात कही, लेकिन इसके बाद वो बीजेपी के निशाने पर आ गए। किसी राज्य के रेप के विषय में चिंता प्रकट करना और किसी राज्य के रेप के विषय में चिंता प्रकट न करना, ये देखते हुए कि किस राज्य में किसकी सरकार है, यह भी अपने आप में एक जघन्य अपराध है। यही नहीं, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी पीड़ित बच्ची के परिवार से मिले। वो जब वहां पहुंचे तो खूब नारे लगे। आदेश गुप्ता कैंट पहुंचे हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। बीजेपी के समर्थक हैं जो ये नारे लगा रहे हैं कि गुड़िया को इंसाफ दो। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में लोगों में जबरदस्त गुस्सा है, क्योंकि पीड़ित बच्ची के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि उन्हें आरोपियों ने शव का अंतिम संस्कार करने के लिए मजबूर किया। यही नहीं, वो शुरू से आरोप लगा रहे हैं कि बच्ची का रेप हुआ और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन डॉक्टरों ने पुलिस को बताया कि मौत की वजह का पता लगाने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि बच्ची का जो शव है वो दाह संस्कार के बीच से चिता से निकाला गया था और केवल जले हुए अवशेष ही मिले थे, जिनमें सिर और पैर का कुछ हिस्सा है। ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पुलिस पॉलीग्राफ टेस्ट करवा सकती है। पुलिस ने लड़की की मौत के मामले में एक 55 साल के पुजारी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और इस मामले में रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। 302 पॉक्सो रेप और क्रिमिनल इंटिमिडेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, SC/ST एक्ट, ये सारी धाराएं लगी हुई हैं। सबसे संगीन धाराएं हैं। झारखंड के धनबाद में कुछ छात्रों और उनके माता पिता ने एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन लोगों ने स्कूल के प्रिंसिपल से ट्यूशन पढ़ने वाले छात्रों को ज्यादा नंबर देने और ट्यूशन नहीं पढ़ने वालों को कम नंबर देने का आरोप लगाया। और इसी बात से खफा कुछ लोगों ने प्रिंसिपल के दफ्तर में घुसकर मारपीट की। कुर्सी पर बैठे प्रिंसिपल को पहले तो धक्का दिया गया, इसके बाद एक आदमी ने उन पर थप्पड़ बरसाए। इससे पहले हंगामे का वीडियो बना रहे प्रिंसिपल से मोबाइल छीनने की भी कोशिश की गई। मौके पर मौजूद दूसरे शिक्षकों ने लोगों को मारपीट करने से रोका। हमने सुजीत सर के पास ट्यूशन नहीं पढ़े, इसलिए हम लोग का नंबर बहुत खराब दिया है। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल ने छात्रों और उनके माता पिता के लगाए भेदभाव के आरोप को गलत बताया। साथ ही कम नंबर हासिल करने वाले छात्रों को दोबारा परीक्षा का मौका देने का भरोसा दिया, जिसके बाद उन लोगों का गुस्सा शांत हुआ। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में रक्षा मंत्री के घर के बाहर जोरदार बम धमाका हुआ और ये बताया गया कि इस हमले में 10 लोग जख्मी हो गए, लेकिन इसकी जिम्मेदारी अभी तक किसी आतंकी संगठन ने नहीं ली। आशंका जताई जा रही है कि इसके पीछे तालिबान का हाथ हो सकता है और इसलिए वहां के सुरक्षा बल के जवानों ने बिना देर किए इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी। जिस जगह यह हमला हुआ उन्होंने वहां तक जाने वाले रास्ते को ब्लॉक कर दिया। एक तरफ हमले से जुड़ी जानकारियां जुटाई जा रही थीं, तो वहीं दूसरी तरफ आतंकियों और सुरक्षा बल के जवानों के बीच फायरिंग शुरू हो गई, जिनकी आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। इस हमले के बाद रक्षा मंत्री के घर के बाहर से जो तस्वीरें सामने आई, उन्हें देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बम धमाका कितना जोरदार रहा होगा। उस इलाके में मौजूद कई मकानों को भारी नुकसान पहुंचा और गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। इस बीच वहां के रक्षा मंत्री सबके सामने आए और उन्होंने अपनी सलामती की जानकारी दी। इस धमाके के बाद रक्षा मंत्री के घर के आसपास सड़क पर मलबा गिरा मिला और चारों तरफ सुरक्षा बल के जवान तैनात दिखे। उत्तर प्रदेश के शामली से एक बेहद दर्दनाक वीडियो सामने आया। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में वहां कुछ लोग 2 आदमियों को बंधक बनाकर पूरी तरह पीटते हुए नजर आए, जिन पर अंधाधुंध लाठियां बरसाई गईं। वहां मौजूद कुछ लोगों ने पहले खाट पर बैठे एक आदमी को जबरन उल्टा लिटाया और फिर उस पर जमकर लाठियां बरसाईं। इतना ही नहीं, वहीं बगल वाली चरपाई पर बैठे दूसरे आदमी को भी इसी तरह बेरहमी से पीटा गया।
भीड़ के बीच घिरे इन दोनों आदमियों पर ताबड़तोड़ लाठी से कई वार किए गए। मारपीट कर रहे आदमी के थकने के बाद महिलाओं ने ये जिम्मा संभाला। उन लोगों ने वहां मौजूद एक महिला को भी इसी तरह लाठियों से पीटा। आरोप है कि प्रेम प्रसंग से जुड़े एक मामले में इस महिला के परिवार वालों ने ये मारपीट की, लेकिन वहां मौजूद भीड़ से कोई भी बीच बचाव के लिए आगे नहीं आया। हालांकि पुलिस ने इस वायरल वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने हाहाकार के हालात बना दिए हैं। खास तौर पर दतिया में पूरा जो शहर का शहर है वो पानी में डूबता हुआ दिख रहा है। लहरें पूरी ताकत से सड़कों और मैदानों में दौड़ रही हैं। जिन्होंने पूरे शहर को बंधक बना लिया। दतिया में एक पुल के बहने की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। सिंध नदी का पानी दतिया में दाखिल होने के बाद से ही ऐसी तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये दतिया के मशहूर रतनगढ़ माता मंदिर के नीचे बना लोहे का एक मजबूत पुल था, जो पानी की ताकत के आगे ढेर हो गया। पानी का दबाव बढ़ा और पूरा पुल उखड़कर लहरों के साथ बहता हुआ दिखने लगा। कई जगहों से ऐसी ही हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक मंदिर में फंसे पुजारियों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर भेजना पड़ा। रेस्क्यू ऑपरेशन आसान नहीं था क्योंकि ठीक सामने बिजली की हाई टेंशन तार थी, लेकिन बेहद समझदारी से हेलीकॉप्टर के जरिए फंसे हुए लोगों को निकाला गया। और दतिया के ऐसे ही हालात को देखने के लिए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा खुद पहुंच गए, लेकिन हालात ये हो गए कि खुद गृह मंत्री को एयरलिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जिस जगह पर पहुंचे थे वो इलाका पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में था। ऊंची ऊंची इमारतों को केवल छत दिखाई दे रही थी। गृह मंत्री यहाँ मोटर बोट से पहुंचे, लेकिन जब वापस निकलने लगे तो मोटर बोट खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से बचाव टीम भेजी गई। एक इमारत की छत तक हेलीकॉप्टर से रस्सी पहुंचाई गई, जिस पर लटक कर नरोत्तम मिश्रा हेलीकॉप्टर तक पहुंचे। इससे पहले गृह मंत्री ने बाढ़ में फंसे 9 लोगों का रेस्क्यू कराया। क्या आप जानते हैं कि असम और मिजोरम के बीच जो सीमा विवाद है उसकी जड़ में 2 ऐसे पुल हैं जिन्हें लेकर अक्सर संघर्ष होता है। केंद्र सरकार के दखल के बाद अब तनाव तो कम हुआ, लेकिन दोनों राज्यों के बीच टेंशन की कई निशानियां अब भी मौजूद हैं। देखिए असम मिजोरम के बीच सीमा विवाद की असली जड़ पर हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जंगलों से घिरा ये वो इलाका है जो असम और मिजोरम की सीमा विवाद का केंद्र है। मिजो जनजाति की आबादी वाले इस इलाके में अब दोनों तरफ सुरक्षा बल के जवान और उनके टेंट नजर आते हैं। इसके अलावा कुछ दिखता है तो दोनों राज्यों के बीच बरसों से चल रही सीमा विवाद से जुड़ी कुछ निशानियां, और ऐसी ही निशानी है ये 2 पुल। दोनों राज्यों की सीमा पर सारहापुई इलाके में एक ही जगह से आने जाने के लिए आसपास बने 2 पुल को देखकर आप हैरत में पड़ सकते हैं, लेकिन इसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि सीमा विवाद ही है। बताया गया कि एक नहर पर पहले मिजोरम सरकार ने पुल बनाया। मिजोरम ने इस इलाके की जमीन को अपना बताकर यह पुल बनाया तो असम के कान खड़े हो गए। कुछ वक्त बाद लगे हाथ इसी पुल के ठीक बगल में असम सरकार ने एक और पुल बना दिया और दावा वही कि ये जमीन उनकी है। एक ही जमीन पर असम और मिजोरम दोनों ही अपना अपना दावा करने लगे और उसको पुख्ता करने के लिए दोनों ने उसी जमीन पर अपनी अपनी तरफ से एक पुल बनाया। अगर हम इसे नफरत का पुल नहीं कहेंगे तो प्रेम का भी पुल नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें जनहित से ज्यादा मंशा है स्वामित्व जताने की। भले ही एक पुल के बाद यहाँ दूसरे की जरूरत नहीं थी, लेकिन जमीन पर अपना अपना दावा जताने के लिए 2 पुल बनाए गए। 2 पुल की जरूरत लोगों के आने जाने के लिए भले ही ना हो, लेकिन इसने विवाद का रास्ता तो तैयार कर ही दिया। जमीन पर हक जताने की ऐसी लड़ाइयों की वजह से ही दोनों इलाकों में पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों को तैनात करने की नौबत आई। स्थानीय लोग भी बताते हैं कि एक पुल बनने के बाद दूसरा तैयार हो गया, जिससे दोनों राज्यों के बीच तनाव का इजाफा ही हुआ। पहले मिजोरम सरकार ने ये छोटा वाला पुल बनाया था और उसके बाद में असम गवर्नमेंट ने ये पुल बनाया है। दोनों पुल न तो गुपचुप तरीके से बने और न ही रातों रात, लेकिन ऐसे माहौल में धीरे धीरे सीमा विवाद ने जोर पकड़ा तो तनाव ऐसा भड़का कि 26 जुलाई को सीमा का एक इलाका हिंसा की चपेट में आ गया। इस हिंसा में असम पुलिस के 6 जवानों सहित एक नागरिक की मौत हो गई और करीब 50 लोग घायल हो गए। इसी के बाद दोनों तरफ अर्धसैनिक बल को तैनात कर दिया गया और तनाव घटाने के लिए केंद्र सरकार के दखल देने की नौबत आ गई। माहौल के इस तरह बिगड़ने से स्थानीय लोग हैरान नजर आए। एक ही देश में 2 राज्य जब सीमा विवाद में 2 मुल्कों की तरह व्यवहार करने लगे तो स्थानीय लोग भी केंद्र से उम्मीद लगाते दिखे। ये निर्भर होता है हमारा देश का जो नेता होता है, देश को लीड करता है, इनका ऊपर में है क्या हो रहा है। हम तो इतना गहराई के बात तो बोल नहीं सकता हूँ, नहीं होना चाहिए। ये अपना कंट्री के अंदर है
वो तो समर्थन सुझाव तो हमारा देश लीडर का ऊपर में निर्भर होता है। फिलहाल दोनों राज्यों की सीमा पर सुरक्षा बल के जवान मुस्तैद हैं और जगह जगह नाकेबंदी की गई है। इस सख्ती की वजह से जरूरी सामान की आपूर्ति में दिक्कत आ रही है। निजी कंपनियों को लुभाने के लिए रेल मंत्रालय अपने नियमों में बड़े बदलाव कर सकता है, क्योंकि कड़ी शर्तों की वजह से ट्रेनों को चलाने और स्टेशंस का कायाकल्प करने में ये कंपनियां ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रही हैं। न्यूज़ 18 के चंदन जजवाड़े की रिपोर्ट है कि आने वाले दिनों में रेलवे करीब 200 नए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन तैयार करने जा रहा है, जिसे निजी कंपनियों के साथ मिलकर चलाया जा सकता है। रेलवे की मौजूदा शर्तों में निजी कंपनियों को यह काम 35 साल के लिए दिया जाना है, लेकिन उनको लुभाने के लिए यह सीमा 10 साल की जा सकती है। यही नहीं, 50 बड़े स्टेशंस का कायाकल्प करने की शर्तों में भी ढील दी जा सकती है। अभी जो नियम है उसके मुताबिक स्टेशन और रेलवे की जमीन पर क्या होना चाहिए ये वो तय करेगा, लेकिन अब यह अधिकार निजी कंपनियों को मिल सकता है। महंगाई के विरोध में अखिलेश यादव साइकिल रैली निकालेंगे। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव सुबह लखनऊ में एक साइकिल रैली निकालेंगे, जिसके जरिए वो महंगाई समेत 6 मुद्दों पर अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। मुंबई में कुरार इलाके की एक केबल फैक्ट्री में आग लग गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में पार्टी के सभी मोर्चा अध्यक्षों के साथ एक बैठक की। इसमें आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। मुंबई में कोरोना वैक्सीन की कमी की वजह से फिर वैक्सीनेशन पर ब्रेक लग गया, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। यहाँ पर बड़ा सा नो वैक्सीनेशन का जो है बोर्ड लगा हुआ है, इसको पढ़ के कई सारे लोग जो है वापस अपने घर लौट गए हैं। कोरोना का टीका लगवाने पहुंचे लोगों का कहना है कि इस वजह से उनके समय की बर्बादी हो रही है। अंदर देता ही नहीं है, फिर चला जाता हूँ लौट कर। रोज काम आज 15 दिन से हो गया। पहलवान दीपक पुनिया टोक्यो ओलंपिक्स के सेमीफाइनल में अमेरिका के पहलवान डेविड टेलर से हार गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। आज ही उत्तर प्रदेश की 80,000 राशन की दुकानों से 80 लाख लोगों को फ्री राशन बांटा जाएगा और इन लोगों से प्रधानमंत्री सीधे बात भी करेंगे। जबकि अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरीबों और जरूरतमंदों को राशन बांटेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न महोत्सव में भी शामिल होंगे। ग्रीस की राजधानी एथेंस से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां हाईवे से थोड़ी दूर पर जंगल में अचानक आग भड़क गई, जो कि हवा चलने की वजह से और तेजी से फैली और धुएं ने तो जैसे पूरे आसमान और उस इलाके में देखते ही देखते कब्जा जमा लिया। आसमान में बादल की जगह धुआं दिखने लगा। जंगल से उठ रही ऊंची ऊंची लपटें भी भयानक रूप लेती चली गई। आग फैलती चली गई। लोगों को खतरा उस वक्त महसूस होने लगा जब वो लपटें बिजली के तारों के पास पहुंच गई। आग से बढ़ रहे तापमान ने भी जंगल के आसपास बसे लोगों में घबराहट पैदा कर दी। इन हालात में उन लोगों ने वहां से जाने में बेहतरी समझी। परेशानी थोड़ी तब कम हुई जब आग बुझाने के लिए वहां 5 हेलीकॉप्टर और 5 विमान पहुंचे, जिन्होंने ऊंचाई से जंगल में पानी की बौछार शुरू कर दी। आग बुझाने के लिए इन विमानों और हेलीकॉप्टर ने कई चक्कर काटे। महाराष्ट्र के पुणे से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां शराब के नशे में एक लड़की बीच सड़क पर जाकर बैठ गई और उसने वहीं पर तमाशा करना शुरू कर दिया। कभी वो लड़की सड़क पर लेट जाती तो कभी वो सामने से आ रही कार को अपने ऊपर से निकलने का इशारा करती दिखी। थोड़ी देर बाद वो सड़क पर अपने पैरों को छूने की कोशिश करने लगी, जैसे कोई योगासन कर रही हो, और फिर सड़क को स्विमिंग पूल समझकर लौटने लगी। पुणे की तिलक रोड पर यह नाटक तब तक चलता रहा जब तक पुलिस ने आकर उसे हिरासत में नहीं ले लिया। उसे देखने के लिए लोग सड़कों के किनारे जमा हो गए और कुछ ने तो उसका वीडियो भी बनाया, जो वायरल हो गया। मुंबई में कोरोना के कारण लगी पाबंदियों में ढील के बावजूद अब तक आम लोगों को लोकल ट्रेन में सफर की इजाजत नहीं मिली और इसका असर ये है कि मुंबई की बसों में अब लोकल ट्रेनों से भी ज्यादा भीड़ दिखने लगी। और केवल बसों के अंदर ही नहीं, बस स्टेशंस पर भी लोगों की भारी भीड़ दिखने लगी है। इतनी लंबी लाइन कि जहां तक नजर जाए लाइन का दूसरा छोर नहीं दिखता। इस वक्त हम सायन के बस डेपो पे मौजूद है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर कितनी लंबी जो है वो कतार लगी हुई है। लाइन की ये लंबाई कोई दूरी का लिहाज रहने की वजह से नहीं है। लोग तो कंधे से कंधा भिड़ा कर खड़े हैं, लेकिन मुंबई जैसे शहर का पूरा बोझ शायद अब बसों पर आ गया है। बसें तो शहर का बोझ ढो भी लें, लेकिन साथ में कोरोना की ढुलाई रुकने का कोई रास्ता नहीं है।
बसों के अंदर जितने लोग बैठे हैं उतने ही खड़े भी दिखते हैं। हैरानी की बात यह है कि ये हालात कोरोना रोकने के लिए लगी पाबंदियों की वजह से हैं। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ऐसी खचाखच भरी बसों में बैठने के लिए नंबर घंटों के इंतजार के बाद आता है। 1 घंटा हो जाता है लाइन में खड़े रहते हुए। 2 या 1.5 घंटा के लमसम खड़ा रहना ही पड़ता है लाइन में। बस के लिए जब प्रॉब्लम होता है 2 घंटा 2.5 घंटा रुकना ही पड़ता है। बसों के कंडक्टर बसों में नहीं बल्कि बस से उतरकर टिकट काटने के लिए लाइनों में पहुंच रहे हैं। ये हालात ये समझाने के लिए काफी हैं कि लोकल ट्रेन को मुंबई की लाइफलाइन क्यों कहा जाता है। राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट की तरफ से खास तैयारियां की गई हैं। राम मंदिर परिसर में जिस जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा की थी वहां पर विशेष पूजा की जाएगी। इसके साथ ही कलश स्थापना के साथ हवन भी होगा और इस पूजा के कार्यक्रम के बाद वहां पहुंचे श्रद्धालुओं में प्रसाद भी बांटा जाएगा। बताया गया कि इस मौके पर मंदिर में 56 भोग भी लगाए जाएंगे। देश ही नहीं दुनिया के राम भक्तों की निगाह धर्म नगरी अयोध्या पर रहती है। वो वजह है कि राम जन्मभूमि पर भगवान राम का मंदिर बन रहा है। आज ही के दिन यानी 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री ने अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया था। इस वक्त हम अयोध्या के राम मंदिर में जो पत्थर लगाए जाने हैं कार्यशाला यानी जो कारसेवकपुरम है वहां पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये पत्थर बनकर तैयार हैं। ये पत्थर बाकायदा नक्काशी जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में नक्काशी कर दी गई है और ये पत्थर वहां जाकर लगेंगे। और जो अगर आप डिजाइन देखें तो एक से एक इसकी डिजाइन है और बाकायदा इस पत्थर पर यहाँ राम भी लिखा गया और जो नक्काशी की गई है बिल्कुल अद्भुत और अलौकिक। एक पत्थर एक दूसरे पत्थर जुड़कर एक बड़ी इमारत का रूप लेंगे और आप इस ऐसी तस्वीरों को देखने के बाद आपको अंदाजा लग जाएगा कि हाँ रामलला का जो मंदिर बन रहा है वो दिव्य और भव्य बन रहा है और किस तरीके से इसकी बुनियाद एक तरीके से कहा जाए जो शुरू कर दी गई है। 1 साल पूरे हो गए, लिहाजा हर व्यक्ति हर राम भक्त ये जानना चाहता है कि आखिर अयोध्या में राम जन्मभूमि पर क्या हो रहा है। और जो हमारे पीछे की तस्वीरें यहाँ भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारी देश दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी जो भक्ति है उसको यहाँ प्रदर्शित करते हैं। और ये पत्थर इस बात के परिचय के शायद अशोक सिंघल जिन्होंने सबसे पहले इस कार्यशाला की शुरुआत की थी, पत्थरों को तराशने के लिए बाहर से कारीगर लाए गए थे, वो जरूर एक कहीं ना कहीं जो पूरी तैयारी है वो मूर्त रूप में नजर आ रही है। हमारे साथ हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी मौजूद हैं। महाराज जी बताइए 1 सालों में क्या बदला, कितना बदला और कितनी खुशी? आज अपार खुशी है, 1 वर्ष होने को है और इसी दिन माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर भूमि पूजन किया था। इसके नाते क्योंकि कोविड संक्रमण को देखते हुए सूक्ष्म कार्यक्रम हुआ, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से आप लोग के माध्यम से पूरे देश ने पूरे विश्व ने इसका आनंद उठाया कि विगत 500 वर्ष संघर्ष के बाद, विगत 70 वर्ष भगवान स्वतः पार्टी बन के मुकदमा लड़ने के बाद कोई फ्री में हमको राम जन्मभूमि नहीं मिला। बहुत लोगों ने अपने आप को कुर्बानी दी, शहादत दिया, बलिदान दिया, अपने आप को खपा दिया, उसके बाद ये अवसर आया। इसके नाते पूरे देश को शुभकामना, पूरे देश को बधाई। आज अपार उत्साह का दिन है। आज 1 वर्ष होने को है और 1 वर्ष में लगातार जो राम जन्मभूमि मंदिर का कार्य है वो बहुत तेजी से चल रहा है। हमारे साथ रामादल के कल्की राम महाराज हैं। किस तरह से तैयारी है और आपने सुना बड़ा भेंट किया है रामचरितमानस, क्या क्या किया? देखिए आज हमने जन्मभूमि तीर्थ के जो पुजारी हैं सत्येंद्र दास जी, उनको रामचरितमानस की प्रतियां भेंट की हैं और यह संकल्प लिया है कि आज के बाद जब कोई रामलला का दर्शन करेगा, विशिष्ट अतिथि अथवा विदेशी श्रद्धालु भक्त, उनको रामलला के दरबार में निःशुल्क रामचरितमानस का विशिष्ट ग्रंथ उपलब्ध कराया जाएगा। इसी के साथ साथ आज ट्रस्ट को एक संकल्प पत्र भी दिया गया है कि हमको रामलला के गर्भगृह की चौखट का माप दिया जाए। पहले 1 साल पहले दिया था, उस समय 3 गुंबद का मंदिर था, बाद में ये 5 गुंबद का हो गया, तो आकार इसका बढ़ गया है। तो हम किस चीज़ का वो पत्र बनाने जा रहे हैं? स्वर्ण पत्र का, जिसमें हीरे पन्ना मोती से अलंकृत वह चौखट होगी, ताकि आने वाली पीढ़ी के समक्ष यह मंदिर एक महान आदर्श के रूप में, एक भव्यतम रूप में स्थापित हो। आधार कार्ड को वोटर कार्ड से जोड़ने के मुद्दे पर सरकार ने लोकसभा में जवाब दिया। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि केंद्र सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जाए, जिसकी जानकारी कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में दी और बताया कि ऐसा करने से फर्जी वोटर कार्ड पर लगाम लगाई जा सकेगी, क्योंकि कई लोग 1 से ज्यादा वोटर कार्ड बना लेते हैं जो गैर कानूनी है। ऐसे में अगर वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ दिया जाए तो ऐसा नहीं हो पाएगा। हालांकि
इस पर अभी विचार चल रहा है और सरकार में कोई फैसला अभी नहीं लिया गया है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में मौत से हड़कंप मच गया। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर अंकित गुर्जर की संदिग्ध हालात में हुई मौत से हड़कंप मच गया। खबर है कि तिहाड़ में गैंग वॉर की वजह से अंकित की हत्या कर दी गई। इसी जेल में 2 कैदी घायल भी मिले, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में बाढ़ से बिगड़ते हालात पर वहां की सीएम ममता बनर्जी से फोन पर बातचीत की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। असम और मिजोरम के बीच चल रहे तनाव को कम करने के लिए असम सरकार ने अपने 2 मंत्रियों को मिजोरम भेजने का फैसला लिया। ये दोनों मंत्री मिजोरम के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने बंदिशें बढ़ा दी। नए नियम के मुताबिक अब हिमाचल आने वाले दूसरे राज्यों के लोगों को RT-PCR जांच की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। हालांकि अगर किसी को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है तो RT-PCR रिपोर्ट जरूरी नहीं होगी। दिल्ली के रावता गांव में पानी भरने से वहां रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। गांव वालों का आरोप है कि यमुना में पानी को बढ़ने से रोकने के लिए हर साल उनके गांव की तरफ हरियाणा से आ रहे पानी को मोड़ दिया जाता है। ऐसे में इस बार भी उनकी फसल खेतों में पानी भरने से बर्बाद हो गई और उनके घरों में भी पानी घुस गया। फसलों के ऊपर तक पानी भरा, दूर तक नजर जाएंगी तो लगेगा ही नहीं कि ये खेत है। गांव वालों का कहना है कि वो बीते कई सालों से समस्या से जूझ रहे हैं। उन्होंने अपने इलाके के नेताओं पर उनकी परेशानी को नजरअंदाज करने का आरोप भी लगाया। हर बार यही हाल होता है, ना हमारा MLA सुनता, ना MP सुनता, कोई हमारी सुनाई नहीं करता। राजस्थान के नाहरगढ़ से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जहां सालों पुराने एक किले की दीवार भारी बारिश के चलते भरभरा कर गिर गई और इसका वीडियो कुछ लोगों ने बना लिया, जिसमें दिखा कि किस तरह से लाल पत्थर की इस दीवार का एक हिस्सा खोखला हो गया और ये फिर कुछ ही सेकंड में 20 फीट की दीवार जमींदोज हो गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे के वक्त आसपास कोई मौजूद नहीं था, इसलिए किसी को कोई चोट नहीं आई। यूक्रेन की राजधानी कीव में एक एक्टिविस्ट की संदिग्ध मौत के विरोध में बेलारूस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। बेलारूस के राष्ट्रपति के खिलाफ आवाज उठाने वाले विताली शिशोव नाम के एक एक्टिविस्ट का शव संदिग्ध हालत में फंदे से लटका मिला था, जिसके बाद बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए और बेलारूस के दूतावास के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। हाथों में मशाल लेकर पहुंचे इन लोगों ने मारे गए एक्टिविस्ट की याद में नारे लगाए। हाथों में पोस्टर और झंडे लेकर पहुंचे इन लोगों ने शिशोव की हत्या के पीछे रूस और बेलारूस का हाथ होने का आरोप लगाया और वहां के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में शामिल लोग विताली शिशोव की तस्वीर लेकर पहुंचे और बेलारूस के दूतावास के बाहर ही मोमबत्तियां जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सांसद रीता बहुगुणा जोशी का घर जलाने के आरोपी जितेंद्र सिंह बबलू बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, जिस पर रीता बहुगुणा जोशी नाराज हो गई और उन्होंने इस बारे में आला कमान से बात करने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया में ये समाचार को देखकर मैं स्तब्ध हूँ। अध्यक्ष जी को ये जानकारी नहीं रही होगी कि इनका एक आपराधिक बैकग्राउंड है, खासतौर से मेरे घर जलाने में आरोपित हैं। इस संदर्भ में मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करूंगी। महाराष्ट्र के अमरावती से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक पुलिस वाले ने वर्दी में पिस्तौल के साथ टिकटॉक वीडियो बनाया, जिसके बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया। दावा किया गया कि ऐसा करके वो अपराधियों में डर फैला रहा था, जिसके लिए उसने ये वीडियो बनाया, जिसमें महेश काले नाम का कांस्टेबल पुलिस की वर्दी में हाथ में हथियार लहराता हुआ नजर आया और आगे पिस्तौल लोड करते हुए अपराधियों को भी चेतावनी दी। असल में वो ही उनकी मुसीबत की वजह बन गई। बाहेर ठेवताना दादागिरी आणि भाईगिरी 10 किलोमीटर लांबच ठेवून यायचा भाऊ। अमरावतीमध्ये जो कायद्यात राहणार तोच फायद्यात राहणार। लेकिन खाकी वर्दी, आंखों पर चश्मा और हाथ में पिस्तौल वाला यही अंदाज कांस्टेबल महेश काले के लिए परेशानी का सबब बन गया और पुलिस विभाग ने उन पर कार्रवाई की। यूरोप के देश चेक रिपब्लिक से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां 2 ट्रेनों के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। बताया गया कि एक ट्रेन के ड्राइवर की गलती की वजह से यह हादसा हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई जख्मी बताए गए, जिन्हें घटना की जगह पर पहुंची राहत बचाव की टीम ने एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। लोगों की जान बचाने के लिए फायर विभाग के कर्मचारी भी हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचे। हादसे के बाद वहां हलचल मच गई और मौके पर पहुंचे अफसरों ने उस जगह का मुआयना किया। इस हादसे में दोनों ट्रेनों के कुछ डिब्बों के परखच्चे भी उड़ गए।
चेक रिपब्लिक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कितना बड़ा यह हादसा हुआ जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। 2 ट्रेनें आमने सामने आकर टकरा गई, जिसके चलते यह हादसा हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, खुफिया एजेंसियों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। खबर है कि आतंकी पंजाब और जम्मू में हमले की बड़ी साजिश रच रहे हैं। 26/11 हमले के मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी ने यह बड़ी साजिश रची है। सितंबर में हमले की साजिश का ब्लूप्रिंट रावलपिंडी में आतंकियों की बैठक में यह फैसला हुआ है। बैठक में आईएसआई, जैश, लश्कर और अल बदर के आतंकी मौजूद थे। बड़ी खबर आपको बता दें, खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक आतंकी संगठनों ने ज़कीउर रहमान लखवी को चीफ ऑफ कश्मीर ऑपरेशंस बनाया है। बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकी पंजाब और जम्मू में हमले की एक बड़ी साजिश को रच रहे हैं और 26/11 हमले के मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी इस साजिश का रचयिता है। नीतीश हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। नीतीश, और क्या जानकारी इस साजिश की? देखिए, 26/11 हमले का जो मास्टरमाइंड है लश्कर का आतंकी ज़कीउर रहमान लखवी, उसने पंजाब और जम्मू में बड़े हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। सितंबर के पहले हफ्ते से पंजाब और इंटरनेशनल बॉर्डर से लगे जम्मू के इलाकों में एक के बाद एक बड़े हमले की साजिश रची गई है और ये इसके रिगार्डिंग ज़कीउर रहमान लखवी के घर पर रावलपिंडी में बैठक हुई, जहां पर आईएसआई, जैश, लश्कर और अल बदर के आतंकी मौजूद थे। खुफिया एजेंसियों को ये भी जानकारी मिली है कि जो आतंकी संगठन है उन्होंने मिलकर ज़कीउर रहमान लखवी को कश्मीर ऑपरेशंस भी बना दिया है। शुक्रिया नीतीश। 19 जुलाई की बात से ही राज कुंद्रा की गिरफ्तार को लेकर एक ही सवाल हर जगह फिजा में तैर रहा है। आखिर पोर्नोग्राफी मामले में कुंद्रा के राज मुंबई पुलिस कैसे पहुंचे, कैसे पुलिस ने उसे अपने शिकंजे में लिया और कैसे राज कुंद्रा अभी तक कानून की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब रहे? क्या राज कुंद्रा ने कोई प्लान बी बना रखा था? क्या कोई ऐसा भी था जो राज कुंद्रा का राजदार था और जिसने पुलिस के सामने राज उगाड़ कर दिए? पॉर्न फिल्मों के लिए कई मॉडल को झांसा देने के लिए शूटिंग तक और उन फिल्मों से करोड़ों रुपए कमाने के आरोपी राज कुंद्रा की कहानी पूरी तरह फिल्मी है। इस मामले में अब तक का सबसे बड़ा सस्पेंस सामने आ चुका है। पुलिस के मुताबिक पर्दे के पीछे रहकर राज कुंद्रा जो कुछ कर रहे थे उसे सिर्फ एक घटना ने दुनिया के सामने ला दिया। क्राइम ब्रांच का दावा है कि राज कुंद्रा कई साल से डर्टी फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन 19 जुलाई को वो कानून के शिकंजे में फंस गए। हालांकि सलाखों तक पहुंचने का किस्सा किसी थ्रिलर फिल्म जैसा है, क्योंकि आरोप यही है कि अपने इस गंदे धंधे को बड़ी ही खामोशी से चलाते हुए राज कुंद्रा ने कुछ ऐसी फील्डिंग सजा रखी थी कि कानून के रखवालों की नजर उन पर नहीं पड़ पा रही थी। दरअसल यह केस फरवरी महीने में ही खुल गया होता, क्योंकि पोर्नोग्राफी रैकेट का पर्दाफाश तो हो ही चुका था। 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था। मामले की तफ्तीश आगे बढ़ी तो 4 और आरोपी पकड़ लिए गए, लेकिन इसके पहले कि इसकी जांच अपने किसी मुकाम तक पहुंच पाती और राज कुंद्रा का नाम इस पूरे मामले में फरवरी में ही सामने आ पाता, कुछ हाई प्रोफाइल मामलों में क्राइम ब्रांच के अफसरों पर सवाल खड़े होने लगे, जिसके चलते राज कुंद्रा उस समय पुलिस के शिकंजे से बचने में कामयाब हो गए। लेकिन इस मामले में कुछ ऐसा तो था जिसे चाह कर भी राज कुंद्रा छिपा नहीं पाए। पुलिस के मुताबिक कुछ केस में जब क्राइम ब्रांच के अफसरों को जांच का सामना करना पड़ा, उस दौरान राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी मामले से अपना नाम हटाने की प्लानिंग कर चुके थे। क्राइम ब्रांच के मुताबिक मुंबई पुलिस की प्रॉपर्टी सेल ने पोर्नोग्राफी मामले में अप्रैल 2021 में चार्जशीट दाखिल की। उस चार्जशीट में राज कुंद्रा का नाम कहीं नहीं था। चार्जशीट फाइल होने के बाद राज कुंद्रा को ये लगा कि पॉर्न रैकेट का मामला अब ठंडा पड़ गया है, लिहाजा पुलिस का ऐसा मानना है कि राज कुंद्रा की टीम इससे बेफिक्र हो गई और अपने प्लान बी को अंजाम देने के काम में जुट गई। प्लान बी के तहत राज की टीम ने तमाम सबूत मिटाने की साजिश की थी। क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक पोर्नोग्राफी रैकेट की फाइल में मौजूद दस्तावेजों पर जब नए अफसरों की नजर पड़ी तो उन्हें राज कुंद्रा और उनकी कंपनी हॉटशॉट्स के शामिल होने के कुछ सुराग मिले। इसी बीच पुलिस को उमेश कामत और राज कुंद्रा के बीच हुई व्हाट्सएप चैट भी मिल गई, जिसने पुलिस के सामने सारी तस्वीर साफ कर दी। बस उन सुरागों ने क्राइम ब्रांच को इस केस पर गहरी नजर डालने को मजबूर कर दिया।
तफ्तीश हुई तो कुछ और सुरागों ने सामने आकर राज कुंद्रा पर लगे आरोपों को और पुख्ता कर दिया। राहत की सांस लेने के 1 महीने बाद ही राज कुंद्रा की किस्मत उन्हें धोखा दे गई, क्योंकि जून महीने में क्राइम ब्रांच में आए नए अफसरों ने पुराने मामलों की फाइलें खंगालनी शुरू कर दी। इस दौरान पोर्न रैकेट में उनके हाथ राज कुंद्रा के खिलाफ कई अहम फाइलें लगी। यह खबर जब राज कुंद्रा को लगी तो उन्हें समझ आ गया कि अब वो ज्यादा वक्त तक कानून के शिकंजे से बच नहीं सकते हैं। क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा की गिरफ्तारी का वारंट जारी करने से पहले सर्च वारंट के जरिए उनके दफ्तर की तलाशी ली। पुलिस का यह कदम बिल्कुल सटीक बैठा। पुलिस का दावा है कि कुंद्रा ने अपने राज मिटाने के लिए अपने आईटी हेड रेयान थॉर्प को सर्वर से डाटा डिलीट करने को कहा। पुलिस के मुताबिक दोनों ने मिलकर काफी डाटा डिलीट भी कर दिया, लेकिन पुलिस ने राज कुंद्रा और उनकी टीम के लिए बचने के तमाम रास्ते बंद कर दिए। फिर राज कुंद्रा को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। अब कुंद्रा समझ चुके थे कि पुलिस से बचना नामुमकिन है। 19 जुलाई को जब कुंद्रा अपनी गाड़ी से रात 8 बजे थाने पहुंचे तो कुछ घंटे तक पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हो गई। यानी फरवरी में पोर्नोग्राफी के जिस मामले में कुंद्रा ये समझ रहे थे कि वो बच गए हैं, उसी केस में कुछ ऐसे सुराग थे जिनकी वजह से वो सलाखों के पीछे पहुंच गए। कोरोना के मरीज बढ़ने पर हिमाचल प्रदेश में फिर सख्ती बढ़ाने का फैसला कैबिनेट में हुआ। न्यूज़ 18 के चमन पलानिया की रिपोर्ट है कि दूसरे राज्यों से आने वाले को आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, जो 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। हालांकि जो वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं उनके लिए ये जरूरी नहीं होगा। इसके अलावा भीड़ को रोकने के लिए भी पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। राज्य में रोजाना 1400 से ज्यादा नए मरीज सामने आ रहे हैं। ऐसे में 11 अगस्त तक अगर हालात ठीक नहीं रहे तो ये फैसला लागू कर दिया जाएगा। भारत में बना आईएनएस विक्रांत अपने पहले परीक्षण के लिए रवाना हो गया। आईएनएस विक्रांत अरब सागर में अपने पहले परीक्षण के लिए कोच्चि से रवाना हो गया। इस युद्धपोत की खास बात यह है कि ये देश में बनने वाला पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है। आईएनएस विक्रांत भारत में बनने वाला अब तक का सबसे बड़ा युद्धपोत है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बताया कि जम्मू कश्मीर में मई 2018 से जून 2021 के बीच 400 एनकाउंटर हुए, जिनमें 630 आतंकी मारे गए, जबकि 85 जवान शहीद हुए। टीएमसी के 6 सांसदों को पूरे दिन के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया। ये सभी सांसद पेगासस मामले पर राज्यसभा की वेल में हंगामा कर रहे थे। बिहार के सहरसा सदर अस्पताल में मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में इलाज करने के मामले में जांच के आदेश दिए गए। बताया गया कि जनरेटर में डीजल नहीं होने की वजह से एक मरीज का इलाज टॉर्च की रोशनी में कर दिया गया था। इसी से जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हुआ था। लाइटिंग अभी जस्ट कट है और आधे घंटे से हम लोग परेशान हैं। आज की ताजा खबर में एक छोटा सा ब्रेक।